ये मार्केटिंग सिस्टम हमारा समझो कैसे होता था पूरा, कैसे उसको वश में रखा गया। तीन खर्चे तो नहीं थे कोई भी, तीन खर्चे नहीं थे कोई भी, उसके चलता था। तो ये लोग क्या किए थे कि डिजाइन के द्वारा ये मार्केट को वश में रखे। कोई किसी के मार्केट पे कब्जा नहीं कर सकता। पानी भरने की जो बिंदगी होती है पीतल की, वो बिंदगी हर प्रांत में अपनी अलग ढंग की है। गुजराती बिंदगी है, गुजरात में पानी भरा जाता है, महाराष्ट्र में भी है, यहाँ भी है। और गुजराती बिंदगी यहाँ की औरतों के सर पे रख दी तो क्या सुंदर लगेगी? क्या नहीं लगेगी। और यहाँ की बिंदगी और गुजराती औरतों के सर पे रख दिए तो वो भी सुंदर नहीं लगेगी। अगर कोई बेचने के लिए लेकर के भी आया तो कोई उसको लेता भी नहीं। तो इसके इस्तेमाल की जो चीजें हैं वो इसके अपने डिजाइन की नहीं। वहां का कारीगर या वहां के जो भी लोग हैं वो तो ये देखते थे कि इसकी शरीर की बनावट कैसी है, इसकी वेशभूषा कैसी है, इसके सर पे कोई चीज रहने से वो कैसी चीज रहने से सुंदर लगेगी, या हाथ में कैसी चीज पकड़ने से वो सुंदर लगेगी। यहाँ इतने से इलाके में मथुरे लोगों की बिंदगी अलग है, गोंडों की बिंदगी अलग है, और लम्हानों की बिंदगी अलग है। सबकी बिंदगी अलग अलग। मथुरे के सर पे तो इतना ऊंचा रहता है करके वो सर पे ढोना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका जो चूंडा बनता है वो दो इसमें बनता है, वो उसमें रख के बांस का बना के उसके ऊपर घड़ा रहता था। तो वो घड़ा इतनी बड़ी गोलाई को लेकर के नहीं रह सकता था, वो घड़ा चपटा होता था, जरा चौड़े में आ जाता था, आसानी से उसके ऊपर टिक जाता तो चलती। बाकी घड़े गोलाई को लेकर के रहते हैं। सब बहुत अच्छे से ये सोचा गया। एक दिन हम लोग माहौर जा रहे थे तो बहुत सुंदर लंबाई वेशभूषा पहन के एक औरत बाहर जा रही निपटने के लिए, तो उसके हाथ में प्लास्टिक का शीशा था। बात ये आती है कि अब प्लास्टिक का शीशे की वजह से ये अपनी पूरी वेशभूषा बदलेगी। अब प्लास्टिक का शीशा इसको इस्तेमाल करना है तो वेशभूषा पूरी बदली जाएगी, या फिर इस वेशभूषा के अनुसार कोई चीज इसके हाथ में होना है, वो तो उसके साथ मिलके नहीं जा रहा है ना, एकदम अलग चीज है। अब यही है कि इस चीज के लिए इसको बदला जाएगा। तो उस समय के जो कारीगर थे पूरे जितने भी बस्ती में कारीगर है, वो लोगों का अपना पूरा एक मार्केट, बड़ा पकड़बंद मार्केट वो लोग बनाए। इतने घर, इतने गांव इसके है, और इसमें इसको जीना है। उसके हिसाब से जीने के लिए उसको सब कुछ मिल जाता था, और इनके द्वारा घर की जरूरत की हर चीज बड़ी आसानी से हर एक के पास आ जाती। साल भर में सब चलते रहता। कैसा? अब मिट्टी के बर्तन साल भर में बदले जाते हैं, बराबर वो टाइम से आते। और जैसे दाल घोटनी है, छाछ बनाने की मरहनी है, रोटी बनाने का है बेलन, ये मूसल है, तो भाई लोग हर साल इसको बदलते। सालों तक एक ही चीज चलना है ऐसा नहीं। या उगादी के समय बेलन आता था, पोले के समय दाल घुटनी आती थी, हर चीज का टाइम कायम था। उस हिसाब से वो लोग ला करके रख डालते थे हर घर में। ये जो इस्तेमाल की जितनी चीजें हैं इनकी अपनी टाइमिंग थी, उस हिसाब से वो सारी चीजें ला करके घर में रखते जाते। ये नहीं कि एक ही बार ला के रख डालेंगे, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। खिलौने हैं बच्चों के, लट्ठू का सीजन है तो बराबर भाई लोग, उनकी औरतें आती थी, एक सूप में या थाल में पूरे लट्ठू रख करके लेके आती थी। वो लेकर के आना है तो यहाँ पीटा रख करके उसके ऊपर थाल वाल कुछ रखा जाता, वो उसमें रखती थी। घर में कितने बच्चे हैं उसके लिए लट्ठू, तो उसके लिए ये लोग सीधा देना पड़ता। सीधा जानते हो ना? तो एक सूप में दाल चावल आटा नमक मिर्च ये सब रख के उसको देना, वो पूरा एक भोजन होता है। गिल्ली डांडू का खेलने का समय है, बराबर गुल्ली और डंडा ला करके हर घर में वो लोग रख डालते। ठीक है, उसके बाद दशहरे का टाइम है
लकड़ी की बनाई हुई तलवारें ला करके घर में रख डालते थे, उसके लिए सीरा लेना है। श्रावण मास है, ये मारगोल जो पैर बांस पर पैर लगे रहते हैं उसको चलना है, वो ला करके घर में रख देते। हर चीज अपने समय से घर के आ जाती है। ऐसे ही सुनार का था, ऐसे ही कुम्हार का था, ऐसे ही लोहार का था, सारी चीजें अपने टाइम से ला करके। ऐसे ही दर्जी का भी था। हालांकि हिंदुस्तान में सिया हुआ कपड़ा पहनना हमको निषेध था, फिर भी दर्जी समझता, यहाँ पे दर्जी था। सिया हुआ कपड़ा जब से पहनने लगे हैं, सिया हुआ कपड़ा समानता को दृष्टि में रख के बहुत बड़ा महत्वशाली है। ये बिना सिया हुआ कपड़ा, हज को जाते हैं तो सब सिया हुआ कपड़ा उतार देते हैं ना उसमें, वहां उस देवालय में या उस मक्का में सब एक ही समान होना है। कोई वैभवशाली कपड़े पहन के, कोई कंगाली के कपड़े पहन के नहीं, सब एक ही समान। बिना सिया हुआ कपड़ा सबको समान कर देता है। सिया हुआ कपड़ा समानता असमानता को बढ़ावा देता है पूरा, इसलिए हमको सिया हुआ कपड़ा निषेध था। कुछ अंग्रेज जो निजाम के पास में आए थे, वो अपनी डायरी में लिखे हैं कि ये बड़ा अजीब देश है कि जहां राजा कौन है नौकर कौन है पता ही नहीं चलता। खाली सिर्फ दरबार में पता चलता है कि ये राजा है ये नौकर है, उसके बाद दरबार से निकलने के बाद किसी का पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या है। अब भाई राजा है तो क्या सोने की धोती बांध के सारा दिन घूमेगा क्या? इतना सब श्रृंगार करके वो 24 घंटे रहेगा क्या? दरबार में जब आता होगा तो ये सब पैन वैन करके घंटा भर श्रृंगार करके आता होगा, और जाके सबसे पहला काम इसका रहता होगा ये सब निकाल निकाल के फेंकना, है ना। चुभते होंगे बेटे, भारी भरकम लगते होंगे, वजन लगता होगा, गर्मी लगती होगी उसको, ये सब है ना। वो निकाल के फेंक करके फिर सारे सीधे कपड़े पहन करके बैठ जाता। 24 घंटे कोई अलग का, ये टीवी में चलता है कि सो भी रहा है तो मुकुट पहन के सो रहा है है ना, मुकुट पहन के सो जाता है राजा, वो टीवी में चलता है। आम जनजीवन में ऐसा नहीं चलता है। तो उसके जिन जाते ही दरबार से जाते ही कपड़े बदल सीधे सादे कपड़े पहन के बैठ जाता है, पता ही नहीं चलता है कौन राजा है कौन नौकर है। कई बार यहाँ बड़े बड़े सेठों का ऐसे लगता था, मुनीम को कई बार सेठ समझते थे लोग, सेठ बाजू में ही बैठा रहता था, इसको ही सेठ साहब करते थे मुनीम को। तो होता था तो सेठ का मतलब क्या है, बहुत सारा पहन के बैठना है क्या वहाँ, बहुत सी रहा। और दूसरी बिना सिए हुए कपड़े में एक जो बहुत बड़ी बात ये थी कि पुरुष की और महिलाओं की वेशभूषा एक थी। जब सिया हुआ कपड़ा नहीं पहनते तो पुरुष एक धोती पहनता, औरत भी एक धोती पहनती थी, ऐसे ही काष्टे की साड़ी पहनती थी, और एक पुरुष एक उत्तरीय लेता, औरत भी एक उत्तरीय लेती। चोली बांधे जाती, पहनना की नहीं है चोली। तो पुरुषों के कान में है तो औरतों के भी कान में है, औरतों के गले में है तो पुरुषों के भी गले में है। बाजूबंद तो दोनों की भी थे, कड़े हाथ में कड़े दोनों की भी होते, और कमर में दोनों के पट्टे होते। दोनों का डिजाइन अलग था, मगर जबरदस्त 40-40, 50-50 तोले चांदी के पट्टे होते थे कमर में। हर एक का अपने अलग अलग डिजाइन के पट्टे थे पुरुषों को। औरतों का उस इलाके का एक ही डिजाइन होता था, ज्यादातर 1 या 2 डिजाइन पुरुषों के अलग अलग थे। और उसके बाद पैर में कड़े दोनों के पीछे, तो दोनों एक ही समान नजर आते थे। एक ही समान जब नजर आते थे तो कोई ऊपर है कोई नीचे है की बात ही नहीं होती थी, दोनों एक ही जैसे, है ना, कोई फर्क नहीं है। सिया हुआ कपड़ा आने के बाद ये फर्क हुआ। सिया हुआ कपड़ा पहले पुरुष अपनाया, महिलाएं नहीं अपनाई। और इधर पुरुष अपनाया, पैंट वैंट पहन के घूमने लगा, और औरतों को ये लगने लगा कि हमको तो सदियों से कुचला गया है, हमको तो पिछाड़ के रखा गया है, हमको इतनी बड़ी साड़ी में लपेट के रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इनके मानस में आया, इनके दिमागों में ये बात आ गई। आज अब जैसे आदिवासी औरत है, वो आधी साड़ी पहनती है ना, उसका साड़ी का अपना एक ढंग है। और उसको अगर तरक्की की बात जब आई है तो अब यहाँ पे कैसा है कि गोंड कोलाम औरतें हैं, इनका साड़ी बांधने का ढंग बहुत सुंदर था। मगर ये तरक्की के नाम पर क्या हुआ है कि यहाँ के तेलुगु बोलने वाले जो साड़ी पहनते हैं काष्टे की,
ये सब औरतें वो साड़ी पहनती। अब जो काष्ठे की साड़ी बांधने वाली औरतें थी, वो गोल साड़ी वाली को अपनी घर की बहू लाना पसंद करती है, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो एडवांस है जरा। और गोल साड़ी पहनने वाली की दृष्टि में शर्ट सलवार पहन के घूमने वाली एडवांस है, और इसकी दृष्टि में वो मिड्डी गिड्डी क्या तो पहन के घूमने वाली एडवांस है, और उसकी दृष्टि में जीन पहन के घूमने वाली एडवांस है। ऐसा है ना। तो हर एक की दृष्टि में कोई और ही एडवांस है खुद में। आज पूरी गोंड औरतें अपने ढंग की साड़ी छोड़ करके काष्ठे की साड़ी बांधती है, मगर उनकी बहुआ गोल साड़ी बांधती है। अब उनकी जो बहुएं रहेगी क्या क्या पहनेगी मालूम नहीं। अब इस तरह से आज महिलाएं भी जीन फान पहन के अपने आप को पुरुष के समान हो गया है मानती है। समान हो गया पुरुष के, पुरुष जैसे हो गए करके नहीं बोलती, हम भी पुरुष जैसे हो गए करके। हालांकि वो पुरुष जैसे होती है, पुरुष के समान तो नहीं होती है, दिखने में इसके वैसे हो जाती है, इसको बड़ी खुशी होती है। तो हमारे पास में क्या था कि काष्ठे की साड़ी ही बांधे जाती थी पूरे हिंदुस्तान में, गोल साड़ी नहीं। गोल साड़ी हमारे पास में कब बांधना चालू किए लोग? ये रविंद्रनाथ टैगोर जो हुए हैं ठाकुर, उनकी एक मौसी थी सुबोधा नंदिनी करके, उसकी एक बहुत बड़े वकील साहब के साथ शादी हुई थी, वो बैरिस्टर था। तो वो ये इसके साथ बम्बई जाती थी, कभी कभी बम्बई जाती थी। तो ये इसको कभी भी किसी मीटिंग में लेकर के नहीं जाता था। ये बड़ा अपने ढंग की साड़ी पहन करके इतना साड़ियों गुच्छा बांध ये रहती थी। तो पारसी औरतें जाती थी मीटिंगों में, सभाओं में। तो ये देखना कि पारसी औरतें जाती है, हम क्यों नहीं जाते। तो उसमें हमारा ये वेशभूषा, ये जो कुछ है, ये इसके लिए कारण वो समझी ये शायद होगा, तो अपनी भी पारसी औरतों की जैसा बन करके जाना चाहिए। तो पारसी औरतें क्या करती थी, एक ऐसे इजार जैसा पहनती थी, उसमें से एक कपड़ा लपेट देती थी, वो साड़ी जैसा दिखाई देता था, और वो मीटिंगों में जाती थी, बातचीत करती थी, आती थी। तो ये सुबोधा नंदिनी बंगाल जाके, कलकत्ता जाके एक गोल साड़ी पहनने का ट्रेनिंग स्कूल चालू करी, जिसमें गोल साड़ी पहनना सिखाई लोगों को। ऐसा। तो वहां से धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में गोल साड़ी आ गई। गोल साड़ी नहीं, यहाँ काष्ठे की ही साड़ी थी पूरे हिंदुस्तान में। उत्तर हिंदुस्तान में भी काष्ठे की, अभी पुरानी बुढ़िया दी जाती है, मध्य प्रदेश में दिखाई दे जाती है, उनके अपने अपने ढंग की साड़ियां हैं बांधने का। यूपी में काष्ठे की साड़ी है, हर जगह लांग लगा करके पहनने की ही साड़ी है, क्योंकि हमको अभी गोल साड़ी के नीचे एक पेटीकोट जैसा पहनना पड़ता है जो सिया हुआ होता है। लंबाड़े घघरा पहनते हैं, मगर वो घघरा सिया हुआ नहीं माना जाता है, उसको बांधते हैं। और गोल होगा तो वो सूखेगा ही नहीं धोने के बाद, इतना भारी होता है ना। तो वो ऐसे खोल करके सुखाते हैं उसको, पूरा गोल नहीं किया होता, ऐसे बांधते हैं उसको घघरे को। तो वो भी बांधने का है। उनकी चोली भी बांधने की है, पहनने की नहीं है चोली भी। तो हमारे पास में जितने देवी देवता है सब बिना सिया हुआ कपड़ा ही पहनते हैं ना। मगर मुगल आने के बाद उस वेशभूषा का भारतीयकरण हुआ, मुगलों की वेशभूषा था। टखने तक का जो जुब्बा था उनका, वो घुटने तक हुआ। 2 लांच की जो शायद धोती बांधे जाती थी घोड़े पे चढ़ने के लिए, वो उसको चूड़ीदार पैजामा बनाया गया, और मुकुट की जगह पगड़ी आ गई। तो हम कभी ये देखते हैं ना उस समय के वातावरण को, या पेंटिंग वंटिंग को, या पिक्चरों को, तो पुरुषों की और महिलाओं की वेशभूषा एक ही होती है। ये भी चूड़ीदार पैजामा, जुब्बा, और ऊपर से कुछ पहना हुआ है, टोपी लगाया हुआ है। महिलाएं भी वो टोपी लगाती है, जैसे पुरुष लगाते थे, महिलाएं भी। कव्वाली ववाली की दोनों की वेशभूषा एक ही होती है ना, फर्क नहीं होता है। तो वहां तक दोनों की वेशभूषा एक ही चली। मगर अंग्रेज आने के बाद पुरुषों की वेशभूषा एकदम अलग हुई और महिलाओं की एकदम अलग हुई। ये गड़बड़ हुई। तो ये वेशभूषा बदलते ही हमारे पास में बहुत सारी चीजें गड़बड़ा गई। क्या है? कला समकालीन होना चाहिए। जिस समय में तुम जी रहे हो उस समय के अनुसार कला होना चाहिए। तो शक और हूण तो बाहर से आए थे। जब शक आए तो वो तो ठंडे इलाकों से आए थे, तो उनका जो देवता है
वो भी ठंडे इलाके से आया था। जैसा ये वेशभूषा पहनते थे, सर्दी से अपने आप को बचाते थे, उनका देवता भी वैसे रहता था। बड़ा जुब्बा पहन करके, यहाँ तक के जूते पहन करके, फेटा बांध करके, सूर्य को जब लेके आए तो सूर्य की पहली मूर्ति हमको ऐसे दिखती है। यहाँ तक के बूट पहने हुए, जूता जुब्बा पहना हुआ है, बड़ी पगड़ी बांधी हुई है, पूरा लपेट के खड़ा है एक तलवार लेकर के। भारत में आने के बाद ये लोग यहाँ के वातावरण, यहाँ की सभ्यता में जब समाये तो यहाँ की वेशभूषा के अनुसार देवता की भी वेशभूषा बदली, वो भी बिना सिए हुए कपड़े वाला हो गया। मगर जूता नहीं बदला गया, जूता रखा गया। यहाँ तक के जूते पहनाए जाते हैं, सूर्य को पैर नहीं बताया जाता। दक्षिण में सूर्य प्रतिमा को पैर बताए जाते, दक्षिण में जूता पहनने का प्रश्न ही नहीं था। यहाँ 12 साल की उम्र तक बच्चे के पैर में चप्पल नहीं पहनाना है, ये नियम था। कोई भी घर का हो बच्चा, 12 साल तक का जब तक वो नहीं होता है, पैर में जूता नहीं पहनना है। अब 12 दिन के बच्चे को जूता पहनाते हैं। हाँ, उसको प्रकृति के सारी चीजों का सारा अनुभव उसको होना है। 12 साल के बाद वो जूता पहनता था, चप्पल पहनता था। यहाँ पे उस समय तो नंगे पैर दौड़ लगाते रहता था। तो अब यहाँ जब सूर्य की प्रतिमा बनी तो उसमें जूता भी नहीं होता है। मगर उत्तर हिंदुस्तान में मुगलों की वेशभूषा का भारतीयकरण जब हो गया तो वहां के देवी देवता भी, वहां के राजा भी उसको अपना लिए थोड़े थोड़े समय के लिए, दरबार वरबार में जाने के लिए। तो वहां के भगवान भी उसको अपना लिए। जैसे गुजरात के और राजस्थान के जो देवी कृष्ण भगवान है, वो भी चूड़ीदार पैजामा पहनेंगे, जुब्बा पहनेंगे, शेरवानी पहनेंगे, पगड़ी बांधेंगे, मुरली बजाएंगे, है ना। उसका भी वो कर दिया गया। तो मुसलमानों तक तो ठीक रहा है सब। अंग्रेज आने के बाद जो एकदम सब कुछ बदला है, तो अब कृष्ण को क्या पहनाएंगे? पैंट पहना के या सूट बूट टाई लगा के, मुकुट की जगह हेट लगा के, उसके सर पे टोपी लगा के, बांसुरी की जगह से चुरुट पकड़ेंगे क्या उसके हाथ में? हाँ, क्या करेंगे? हमारी वो सारी कलाएं वहां पे रुक जाती है, क्योंकि यहाँ सभ्यता बदली है एकदम। तो इसलिए हमारा अपना सब कुछ वहां ठहर जाता है, रुक जाता है। इस वेशभूषा का भी अगर भारतीयकरण होता तो शायद अलग होता था। आधुनिक वेशभूषा का हम भारतीयकरण नहीं करें, हम अपने आप को उसके अनुसार बना लिए, उसके अनुसार जीने वाले हो गए हम लोग। नहीं, इसको पहन के बैठ के नहीं खा सकता है तो खड़े रह के खाना चालू कर दिया, उसके अनुसार हम अपनी जीवन शैली बनाने लग गए। तब यहाँ आके सभ्यता बदलती है ना। तो उस टाइम पर ये जो कारीगर लोग थे, ये डिजाइन के द्वारा सारी चीजों को बहुत वश में रखे कि इस इलाके का ये डिजाइन है, जो इस इलाके से हट करके बाहर कहीं नहीं मिलेगा, या कहीं लेकर के जाएंगे तो कोई लेगा भी नहीं। उस इलाके का अपना सब कुछ है। तो इसका मतलब है उस समय एक गांव अपने आप में पूरा एक कंपनी जैसा था। ये दूसरा बाहर का कोई आदमी इसमें घुसना ही नहीं, उसको घुसने के लिए कहीं से कोई मौका नहीं। बस हर चीज को इतना बंदोबस्त कर दिए थे। और मार्केट इतना जबरदस्त था, गांव और घर बटे हुए पक्के से। अगर कहीं का कुम्हार आकर के इस गांव में अपने मटके बेच लिया तो उसको पकड़ के जुर्माना लग जाता कि कैसे बेचा यहाँ पे। कोई बाहर का वाद्यकार आके यहाँ वाद्य बजाया है, उसको जुर्माना लग जाता था कि कैसा बजाया तू आकर के। इतना पकड़बंद मार्केट। तो कब इस मार्केट को तोड़ा गया? 1777 में शायद, उसकी तारीख देखना पड़ेगा धर्मपाल जी के उसमें। 1777 में कानून बनाए कि आज से अपनी कोई भी चीज कोई भी कहीं भी बेच सकता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। ये कानून बनाए ओपन मार्केट की बदमाश। उसके पहले मात्र ऐसा नहीं था, कोई भी चीज अपनी कोई कहीं भी नहीं बेच सकता। उनके पास उनकी अपनी सारी चीजें हैं, उसका मार्केट वहां होगा। वो भी किसी के मार्केट पे कब्जा नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो वहां इस मार्केट के द्वारा, इस डिजाइन के द्वारा हर एक के आहार की सुरक्षा को कायम किया गया था। उससे ज्यादा क्या चाहिए आदमी को? आहार की सुरक्षा ना। इतना मरमर के कमा रहा है, साधनों के लिए साधन आसानी से मिल रहे हैं उसको,
दूसरी बहुत बड़ी उसको आहार की सुरक्षा है। तीसरा आरोग्य की व्यवस्था वहीं पर है। जिन लोगों के पास में ये तीन चीज नहीं होती है, सुरक्षित आहार नहीं है, जिसके पास जीवन के लिए पढ़ाई नहीं है, और जिसके पास आरोग्य से संबंधित व्यवस्था है जिसके अपनी पकड़ में नहीं है, व्यवस्था में नहीं है, ये तीन चीज जिसके पास नहीं होती है वो गरीब गांव होता है, वो आदमी गरीब होता है। हमारे लोग इसको मानते थे कभी कि पढ़ाई जीवन के लिए चाहिए, जीने के लिए नहीं। पढ़ाई जीवन के लिए चाहिए कि कैसा जीवन हमको जीना है। आहार की सुरक्षा टेक्नोलॉजी के बल पर और मार्केटिंग के हिसाब से, व्यापार मार्केट के बल पे आहार की हरेक को सुरक्षा है। जब आहार की हरेक की सुरक्षा कर दी गई है तो अब ये इनकी पढ़ाई कैसी मांगेंगे लोग? ये जो पढ़ाई मांगेंगे ये जीवन के लिए। और समाज में आहार की किसी को सुरक्षा नहीं है तो वो जो पढ़ाई मांगता है वो जीने के लिए मांगता है, क्योंकि पढ़ाई के द्वारा इसको अपना आहार प्राप्त करना है। तो पढ़ाई जो मांगेगा वो जीने के लिए मांगेगा। जब आहार की सुरक्षा हरेक को है तो वो जो पढ़ाई मांगेगा वो जीने के लिए नहीं, जीने के लिए व्यवस्था है उसके पास, वो फिर जो पढ़ाई मांगेगा वो जीवन के लिए, कि कैसा जीवन हमको जीना है, फिर उसके अनुसार पढ़ाइयां बनती। तो उस हिसाब से अब जैसे हमारे पूरे शास्त्र है जितने भी, ये शास्त्र इस युग के काम के नहीं है, अभी के काम के नहीं है। ये सारी पढ़ाइयां अभी के काम की नहीं है। और समाज में आहार की सुरक्षा कर देंगे हर एक के लिए तो उस समय ये पढ़ाइयां काम में आती कि हमको कैसा जीवन जीना है। हमारे जितने भी शास्त्र है ना, ये पढ़ने के बाद आखिर में एक ही एक चीज इसमें बड़ी अच्छी समझ में आती है। ये सारे शास्त्रों का आखिर में एक ही एक बोलना है कि मैं और मुझे, ये दो शब्द खत्म कर दो अपने भीतर से। मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, ये जिज्ञासा पैदा करो। मैं और मुझे दो शब्द को पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और मुझे जब तक है आदमी के अंदर, वो करेगा कुछ, सीखेगा नहीं, कुछ सीख नहीं सकता। कुछ सीखना है तो मैं और मुझे को खत्म करना पड़ेगा, है ना। वो कुछ नहीं सीखेगा, करेगा कुछ तो मगर सीख नहीं पाएगा कुछ। ये हमारे सारे शास्त्रों का आखिर में ये बोलना है कि मैं और मुझे खत्म करो, तो तुम दुनिया में बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ कर पाओगे। मगर आज की पढ़ाइयों में मैं और मुझे बहुत महत्वशाली है। हर लड़का ये बोलता है मैं ये चाहता हूं, मुझे ये पसंद है। भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है? मुझे सोना पसंद है, मैं सोऊंगा। हाँ, तुमको क्या परेशानी हो रही है मेरे सोने से? ये बात है ना। तो आज मैं और मुझे बहुत महत्वशाली हो गया है। अंग्रेजों के आधुनिक पढ़ाई की एक जो खासियत है वो यही है कि ये एकदम से व्यक्तिवाद को बहुत बढ़ावा देता है और आदमी व्यक्तिवाद के चक्कर में आया। और हमारे पास व्यक्तिवाद कभी रहा नहीं। एक चीज याद रखो, जब व्यक्ति समाज में अपना अस्तित्व बनाता है, तो जब समाज में अपने अस्तित्व को खड़ा करने की कोशिश करता है तो समाज खत्म होता है। अगर समाज के अस्तित्व को अगर हर व्यक्ति अपने भीतर खड़ा करता है तो समाज जी उठता है। समाज में अगर तुम अपना अस्तित्व खड़ा करने की बात करेंगे तो समाज खत्म है। वो बच्चा पैंट पहना है, सब कुछ करा है, गांव में जाकर के उसको ये बताना होता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, अपना अस्तित्व बताता है ना। तो और दूसरा भी वो अस्तित्व बताता है, तीसरा भी वो अस्तित्व बताता है, तो पूरा समाज टूट जाता है, खत्म हो जाता है एकदम से। समाज में अगर अपना अस्तित्व खड़ा करने की बात करेंगे तो समाज खत्म होता है। समाज का अपना एक अस्तित्व है, समाज के एक सामाजिक जीवन का अपना एक आनंद है। उस आनंद के अस्तित्व को ही अगर अपने भीतर खड़ा करता है तो समाज जी उठता है। मैं और कुछ नहीं हूं, मैं तो इस गांव का बच्चा हूं, मैं तो एक समाज का एक हिस्सा हूं, समाज से बड़ा तो नहीं हूं, कि जब इसके अंदर बात आती है तो फिर समाज जी उठता है। तो आज समाज में अस्तित्व खड़ा करना यही व्यक्तिवाद है ना। क्यों? व्यक्तिवाद तो क्या होता है? मैं हूं करके मेरी बात है, मेरी बात है करके मैं हूं, बस इसलिए सब कुछ मैं हूं, ये व्यक्तिवाद है।
तो आधुनिक पढ़ाइयों में व्यक्तिवाद को काफी अच्छा बढ़ावा मिलता है। निकाले की पढ़ाई में व्यक्तिवाद को बहुत अच्छा बढ़ावा है, मगर हमारी सारी चीजों में व्यक्तिवाद को कहीं बढ़ावा नहीं होता था। व्यक्ति की पहचान इतनी महत्वशाली नहीं मानी जाती। यहाँ हमारे पास में कुछ कोलाम परिवार थे यहाँ पे, तो एक औरत को, एक लड़की उसमें गर्भवती थी औरत, एक परिवार, 4-5 परिवार यहाँ थे, बहुत सारे लोग थे। तो उसमें क्या था, अब वो गर्भवती थी, तो प्रसव का समय आया, जब दर्दे उठी तो हम बोले कि दवाखाना ले जाएंगे भाई, दवाखाना ले जाएंगे करके जब बात आई तो वो लोग इनकार कर दिए कि नहीं नहीं हम दवाखाना नहीं जाते, हम जो भी करना है अपने घर पे करेंगे, यहीं पर करेंगे, हम नहीं जाते दवाखाना। मैं क्यों नहीं जाते भाई? नहीं, हमारी अपनी पद्धति है बच्चा पैदा करने की, और उसमें 5 दिन तक कोई उसको हाथ नहीं लगाता है, कोई और महिला या कोई पुरुष उसको, न जच्चा को न बच्चा को कोई हाथ नहीं लगाता है, वो एकदम अलग। तो बच्चा भी इसको अपने से पैदा करना पड़ेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो ठीक है भैया। तो बच्चा पैदा हुआ, हमारी झोपड़ी थी, वो झोपड़ी में तो बुजुर्ग औरत दरवाजे पे बैठ के बोलते जा रही है कि ऐसा करो ऐसा करो। वो बच्चा पैदा करी, नाल काटी नारी की, और उसके बाद यहाँ बोरिंग के पास में पुरुष लोग पानी का लोटा लेकर के खड़े रहे। तो बच्चा पैदा होते ही रोने लगा, तो ये नाम लेने लगे, भीमराव, जंगू, तो वो, तो ये तो नामा ले रहे हैं। तो आखिर वो एक नाम पे रुका रोना, उसका एक नाम पे रोना रुकते ही वो नाम उसका, बस। तो मैं पूछा, राव जी ये क्या बात है? तो वो उनका बोलना ये कि बच्चा पैदा होते ही बच्चा नाम के लिए रोता है, और उसको नाम मिल जाए तो उसका रोना बंद हो जाता है। नहीं, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है कि नाम मिलते ही खत्म। यहाँ तो जिंदगी भर हर एक को नाम का रोना रहता है, क्योंकि यहाँ तो हर आदमी जिंदगी भर नाम के लिए रो रहा है, बेटा मेरे को क्या नाम मिला। वहां तो नाम के लिए रुआ, नाम मिल गया तो खत्म। फिर वो अपना नाम करने की कई कोशिश नहीं करता है ना, कि मैं सब कुछ हूं, मैं ही हूं, ऐसा वो कोशिश भी नहीं करता है कभी। भाई हम तो सामाजिक जीव है, समाज से बड़े थोड़ी होते हैं। यहाँ मैं बोला कि हमारे सारे लोग तो नाम का रोना है, बताओ, सारी जिंदगी नाम के लिए रोते रहते हैं, जबकि खूब बाजा गाजा बजा के इसका नाम रखते हैं बदमाश का। फिर सारी जिंदगी रोते रहता है नाम के लिए। तो उस समय कुछ लोग बैठे थे, पत्रकार वित्रकार, ओह क्या अभी भी इतना अंधविश्वास है, अभी भी इतना पिछड़ापन है, इतना पास में दवाखाना रख करके दवाखाना नहीं ले करके गए, ये पिछड़ापन नहीं तो क्या है, कुछ भी हो सकता था, वो हो सकती है, नहीं इसमें पिछड़ापन क्या है भाई? अगर आज की पढ़ी लिखी लड़की अगर ऐसा कर ले, अपनी संतान को खुद पैदा कर ले, तो तुम लोग खुद खुद के पुकार के बोलेंगे कि आज विज्ञान कितनी तरक्की कर लिया है, कि आज की लड़की को संतान पैदा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में डॉक्टर बन गई है, अपने आप में ये पुकारेंगे। एक औरत अगर आदिवासी औरत ये करती है तो पिछड़ापन है, एक पढ़ी लिखी लड़की ये करती है तो तरक्की है। काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना, ये बस काम दोनों का एक ही है, मगर इसको पिछड़ापन का नाम देंगे, उसको अडवांस पने का नाम देंगे, तरक्की। उसको तो डॉक्टर की अपने आप में डॉक्टर बन गई है, ये नहीं है, ये भी तो उतनी ही है ना, मगर इसको मान्यता नहीं देंगे, इसके सामर्थ्य को मान्यता नहीं देंगे। हमारे पास में सामर्थ्य और मानस बहुत बड़ी चीज रही है कि हर एक को सामर्थ्यशाली होना है। तो एक दिन मैं घर से आश्रम आ रहा था, ये मैदान था पूरा, तो एक तालाब का कट्टा था, वॉजिंग बोर्ड में बांध था टूटा हुआ, उस पर कुछ घर बने थे। किसी गांव से आकर के एक परिवार वहां जी रहा था, परिवार भी क्या, दोनों मियां बीवी थे। तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, जवान लड़के थे, गर्भवती थी, और पास में 1-2 घर थे और कुछ नहीं था। इसको बच्चा होने वाला हो गया, दर्दें उठी, तो ये परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। तो ये इधर उधर दौड़ रहा है, पुकार रहा है, रोने लग गया बच्चा, इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इतने में कुछ औरतें खेत के काम के लिए जा रही थी, तो मुझे क्या हुआ रे, काय को रो रहा? हाँ? तो बोली कि नहीं, बोला कि नहीं मेरी बीवी कैसा कैसा कर रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
तो अंदर जाके देखे तो तेरी की, इसको तो बच्चा होने वाला है ना रे, बेवकूफ किधर का, कोई नहीं है क्या? तो कोई नहीं है क्या बड़े लोग बोलते, हाँ कोई भी नहीं है, मैं क्या करना। तो एक 2 मिनट ही औरतें खड़ी रही, सोची कोई नहीं है तो क्या है, हम नहीं है क्या, चल हम कर ले। तो सारी औरतें दरातियां वहां रखी, कोई गर्म पानी करने लग गया, कोई कुछ करने लग गया। थोड़ी देर में बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा करके उसको अच्छा नला धुला के लपेट वपेट के देखे, तो उसको बोले अरे कोई नहीं है तो ये बुजुर्ग औरत है, इसको रख ले सारा दिन, शाम में इसको कुछ भी मजूरी दे देना, तेरे घर वाले आए जब तक। वो ठीक है, एक औरत बूढ़ी औरत वहां रख दी, सारा दिन कुछ करना कराना है, तो वो रख करके वो चलते बने, फिर दरातियां उठाए खेत को चले गए। तो मैं खड़े रह करके देखते रहा कि ये सामर्थ और इतना सुंदर मानस, आज की लड़की में सामर्थ हो सकता है, मगर ये मानस सामर्थशाली होने के बाद भी उसका इतना सुंदर मानस होना है, ये मामूली बात नहीं है ना। उस मानस को कैसे बनाएंगे? सामर्थशाली होना है, उसके बाद इतना सुंदर मानस होना है उसका कि किसी के लिए खड़े हो जाना है, अपना भी काम छोड़ करके। तो इस मानस को हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, आज की लड़की अपने आप में सामर्थशाली हो रही होगी, वो बस में बैठ करके या हवाई जहाज में बैठ के कहीं भी घूम सकती होगी, क्या उसका मानस इतना सुंदर मानस है क्या? वो ऐसे कर सकती है क्या? नहीं कर सकती तो मतलब क्या है फिर उसका? तो भारतीय और पाश्चात्य में क्या फर्क है? किसको भारतीय कहा जाएगा, किसको पाश्चात्य कहा जाता है? यहाँ पे एक ही फर्क है कि जो आत्मीयता से व्यवहार करता है और जो व्यवहार से आत्मीयता करता है। जो आत्मीयता से व्यवहार करता है वो भारतीय मानस है, जो व्यवहार से आत्मीयता करता है वो पाश्चात्य मानस है। जिस दिन हम भी व्यवहार से आत्मीयता करने लगेंगे उस दिन हम भी भारतीय नहीं रहेंगे, खत्म, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। हम लोग तो आत्मीयता से व्यवहार करने वाले हैं। एक लड़का आया, बड़े हैदराबाद से लड़का आया, मैं आदिवासियों पे रिसर्च करना था, कोलामों पर रिसर्च कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। तो मैं पूछा कि किस गांव में जाके आया भाई, कहाँ गया? नहीं मैं वो गांव में घूमा हूँ, कई जगह घूमा हूँ, तो एक परिवार से मिलके बात किया। ठीक है, कैसे लगा? बहुत गरीबी, बहुत पिछड़ापन, बहुत गरीबी। ठीक है, अच्छा तेरे को खाना खिलाया नहीं खिलाया? मैं पूछा। हाँ खाना खिलाया, इतना वो मिल मेकर और रोटी मेरे को खिलाए। मैं बोला तू क्या उसका रिश्तेदार लगता था या संबंधी था, क्या था तू? एक अपरिचित आदमी, उसके किसी काम का नहीं है, उसका टाइम वेस्ट करने आया है फिर ऊपर से है ना। वो किसी काम को जाने वाला होगा बेचारा, पूरा टाइम वेस्ट करने के तुम पहुंचे हो और तुमको बैठा करके वो खाना भी खिलाया। क्या तुम ये चीज कर सकते हैं क्या? मैं पूछा उससे, कोई अपरिचित आदमी को तुम खाना खिला सकते हो क्या? उसके लिए तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे क्या? नहीं करोगे। तो कंगाल वो है या तुम है? मैं बोला एक तरह से तुम तो किसी अपरिचित आदमी को खाना नहीं खिलाओगे ना। तो वो जो मानस है, उस मानस को मैं बोला देखो, हाँ वो जितनी भी कमाई करता है देवताओं के नाम पे खर्च कर डालता है, हो भाई उसको परा की चिंता है, अपरा की वो चिंता नहीं करता है। ठीक है कल भी हमको मिल जाएगा, पर देवताओं के लिए जो करना है वो हम करेंगे, उसको चिंता नहीं है अपरा की। तुमको अपरा की चिंता है, परा की नहीं है। तुमको तो अपनी व्यवस्था की चिंता है, भौतिक सुख की व्यवस्था की चिंता है, उसको वो नहीं है, इसलिए वो दूसरे संसार की चिंता करता है। तो एक राजा घोड़े पे जा रहा था, तो एक आदमी काम कर रहा था, तो उसको पूछा कि सारा दिन में तेरे को कितना मिल जाता है? वो बोलता है कि 1 रुपया मिल जाता है अंदाजा। तो इसका क्या करते हो? तो वो बोलता है कि चारा ने कर्जा चुकाता हूं और चारा ने कर्जा देता हूं, चारा ने मैं परलोक खरीदता हूं और चारा ने अपनी जान के लिए खाता हूं। ये राजा आके दरबार में पूछा भाई ये क्या हिसाब है बताओ? चारा ने ऋण चुकाता है और चारा ने ऋण देता है, चारा ने मैं परलोक खरीद रहा है और फिर चारा ने अपनी जान के लिए खाता है। इसका खुलासा किया जाए कि क्या चीज है?
तो फिर आखिर को उसको बुला, तो वो आने के बाद में बोला कि देखो जो भी कमाई मैं करता हूँ उसके 4 हिस्से तो होते ही हैं। एक तो मेरे माँ बाप जिंदा है, एक हिस्सा तो उन पे खर्च करता हूँ, वो ऋण चुकाना है। मेरे भी 2 संतान है, एक हिस्सा उन पे खर्च करता हूँ, वो तो कर्जा देना है, वो चाहे तो डुबा देंगे बाद में, वो कर्जा देना है। और 4 आने एक आध दान धर्म करता हूँ, वो परलोक खरीद रहा हूँ, और 4 आने मैं अपनी जान के लिए खा रहा हूँ। बस है बोले इतना, और इससे ज्यादा क्या करूंगा? इसमें सब है, कर्जा चुकाना है, कर्जा देना भी है, परलोक भी खरीदना है। ये भी एक अर्थव्यवस्था है ना, कि जिसमें बूढ़ा भी सुरक्षित है, बच्चा भी सुरक्षित है। ये भी एक अर्थव्यवस्था है ना, क्योंकि ऋण की बात किया है। तो हमारी व्यवस्था में ऋण बहुत महत्वशाली रहा है। हम लोग धन से ऋणी नहीं रहे, भाव के ऋणी। धन से कोई ऋणी नहीं था, भाव से ऋणी। ऋण का भाव हर एक में था, धन से कोई ऋणी नहीं। आज हर आदमी धन से ऋणी है, भाव से कोई ऋणी नहीं है। ऋण लेना अपना हक मानता है। उस समय हर कारीगर गांव में जितना समाज जीता है, वो अपने आप को किसी और का ऋणी मानता था कि ये सब है करके हम जी रहे हैं, ये नहीं रहते तो हम कैसा जीते। ये भी यही बोलता था कि ये है करके हम जी रहे हैं, ये नहीं रहते तो ये चीज हमारे पास में नहीं होती, कमी रहती है। तो वो एक ऋण का भाव सभी में था। तो ऋण का भाव बहुत काम करता था। जैसे आज ऋण का भाव नहीं है, देखो उस समय हर एक में ऋण का भाव था, उसके प्रति अपने आप को ऋणी मानता था। तो जैसे कारीगर लोग अपनी चीजें घर पर लेकर के आते थे, कैसा आते थे कि एक बच्चा पैदा होने पर हर जाति की एक प्रतिनिधि औरत वहां खड़ी होती थी। कुम्हारनी एक मिट्टी का गड़वा लाती थी, उसको माया मुंता बोलते थे। बांस का काम करने वाली औरत सूप लाती थी। नाभि की नाल काटने के लिए चर्मकार की औरत आती थी। हजाम की औरत दाया बनती थी, संचालन करने वाली। केली की औरत एक तेल लाती थी, खाक। तो इस तरह से हर जाति की एक औरत वहां खड़ी हो जाती थी और उसको सफेद साड़ी हल्दी में डुबा करके पहनाई जाती थी। हल्दी में डुबाया हुआ कपड़ा पहनाया जाता था उसको। उसके बाद जब बच्चा होता तो पैदा होते ही बच्चे को सूप में रखा जाता और उसकी जो नाभि की नाल है उसको काट के एक सफेद कपड़े को हल्दी में डुबा के वो उसमें लपेटी जाती और बहुत अच्छा उसको बंद किया जाता, पूरा हल्दी लगा करके, या उसका इतना टुकड़ा काट के बाहर निकाल देते थे, वो तावीज में डालते थे वो टुकड़ा। तो हल्दी से लपेट करके उस मिट्टी के गड़वे में उसको डाल करके उसका मुंह बंद करके कच्चे सूत से पूरा लपेट दिया जाता था, पूरा अच्छा लपेट देते उस बच्चे की कुछ निशानी रख करके, और वो ईशान्य दिशा में गाड़ दिया जाता। या उस नाभि के नाल का जो टुकड़ा है, इतना सा टुकड़ा, वो तावीज में डालते थे, इसकी कमर में बांध देते थे बच्चे को, क्योंकि इसको जिंदगी में कभी कुछ बीमारियां, खास बीमारियां, ऐसी कोई बीमारी हो जाए तो इस नाभि के नाल को निकाल करके उसको दूध में उबाल करके उसकी दवाई तैयार करते थे, जो उसको दिया। इसलिए हर एक की नाभि की नाल को सुरक्षित रखना हर घर घर में रखा जाता था। संचार करने वाले लोग तो तावीज में ही उस नाल का टुकड़ा भर के रख देते थे। उनका मानना यह था कि अगर इसको कुत्ते खा जाएंगे तो माँ का दूध सूख जाएगा, माँ का दूध सूख जाएगा, माँ को दूध नहीं जाएगा। यहाँ क्या है, जब तक ये पाबंदियां थी, यहाँ एक माँ 4 साल भी 5 साल भी बच्चे को दूध पिलाती थी, स्कूल जाके आके दूध पीती थी बच्ची, यहाँ पे एक थी, है ना, 4 साल 5 साल आसानी से पीता था। अब नहीं है, जब से ये पाबंदियां खत्म हो गई है, ये माया वाया की सुरक्षा नहीं है, इनको दूध नहीं है, 2-3 महीने पिला के दूध खत्म हो जाता है इनका, ये जरा कोई गड़बड़। तो वो ये सारे जो आई है, सारी चीजें जो लेकर के आए हैं कि माया मुंता, सूप, तेल या कपड़ा, ये जो सब कुछ आया है, ये जो औरतें लेकर के आई है, हर जाति की औरत वहां खड़ी है, तो इसके लिए क्या देना है?
इसके लिए एक सूप में दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्च ये सब रख के, एक कपड़ा रख करके, चारा में आटा नहीं रख करके उसको दे करके प्रणाम करना है। बिना जरूरत की चीज के लिए इतना दिया जा रहा है, कीमत नहीं है, मान किया जा रहा है। तो हमको जो पढ़ाया जाता है, हिंदुस्तान के मार्केटिंग सिस्टम के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ तो बार्टर सिस्टम था, एक चीजों का लेना देना चलता था। इसको क्या बोलेंगे? ये क्या बार्टर सिस्टम है क्या? वो तो बहुत मजबूरी में चलने वाला है कि मेरे पास में, आपके पास में वो घड़ी है, मेरे को चाहिए, आप बोलेंगे कि ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे, उसके बाद दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो है, यहाँ तो बिना जरूरत की चीज के लिए इतना दिया जा रहा है। तो इसको तो वस्तु विनिमय के हिसाब से तो नहीं लिया जा सकता ना, जिसकी जरूरत ही नहीं है उसके लिए दिया जा रहा है इतना। इसको तो बार्टर सिस्टम नहीं बोला जा सकता ना। तो ये कैसा पढ़ाए हैं हमको मालूम नहीं, हम लोग कैसा पढ़े, हमारे लोग तो यही बोलते हैं बार्टर सिस्टम का। तो इस तरह से वो एक चालू हो जाता था पूरा। उसके 21वें दिन बड़े लोग बड़ा अच्छा झूला लेकर के आते थे, गद्दी बिस्तर बनाने वाला, छोटी छोटी गद्दी बिस्तर जैसा आ जाता था। खिलौने, उस समय के खिलौने अलग, ये सारी चीजें आ जाती थी। उसके लिए ये घर के लोग क्या देना है? अभी भी इलाके के गांव ऐसे है, किसी का पोतरा पैदा होने के पर जब ये झूला लेके जाता है भड़ाई, या लोहार ऐसी जंजीर लेके जाता है, तो उसको क्या लेता? बोल, गाय लेता, क्या लेता, क्या लेता? बोल, ले जा पकड़ के, शुभ अवसर है। गायें दे डालते थे, कुछ भी दे डालते थे, बकरियां दे डालते थे, गाय दे डालते थे, उसकी कीमत से कई गुना ज्यादा चीजें दे डालते थे, क्योंकि वो अपने समय से लेकर के आ रहा है। 21वें दिन दर्जी बच्चे के लिए टोपी लाता था, सीवी टोपी, एक कुल्ला होता है ना, वो टोपी दर्जी के घर से आती थी। और पैसे रखने की थैलियां वैलियां साल में 2-3 बार वो दर्जी की औरतें ला करके देती थी, बदले जाती थी, वो बराबर सूप में लेके आती थी, वो दर्जी लोग लाते थे। बैलों की जूल छीना है, बहुत काम होता था, बैलगाड़ियों के ऊपर के कपड़े सीना है, बुरखे सीना है, ये सारा दर्जियों का काम था, बहुत काम था दर्जियों का उस समय। मगर पूरे आदमी लोग सिया हुआ कपड़ा नहीं पहनते, बाकी कारागिरी बहुत होती थी दर्जी की। तो इस तरह से, तो वो जो उसके बाद बराबर जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, तो हमारे पास एक कार्यक्रम चालू होते थे, केश खंडन कार्यक्रम है, कर्ण छेदन कार्यक्रम है, वस्त्र धारण कार्यक्रम है, अन्नप्राशन कार्यक्रम है, ये सब संस्कार है हमारे। तो कर्ण छेदन वाले दिन सुनार से परिचय, केश खंडन के दिन हजाम से परिचय, वस्त्र धारण के दिन दर्जी से परिचय, अन्नप्राशन के दिन किसान से परिचय। ये सब परिचय कार्यक्रम थे जो हमारे संस्कार बने। बस्ती में जितना समाज जी रहा है, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके साथ उसका परिचय करवाना है। क्या ये बाल नहीं निकाले तो क्या हो जाने का है, या कान में छेदा नहीं करे तो क्या हो जाने का है ना? अब तो किसी के भी नहीं है, मगर उस समय संस्कार जो बने थे वो एक तरह से परिचय कार्यक्रम। उस दिन एक एक कारीगर का महत्व होता, उसके लिए सब कुछ किया जाएगा। जिस दिन ये आएगा केश खंडन कार्यक्रम है, तो बहुत सुंदर सुंदर कैंचियां बनवाई हुई है, वस्त्रा बनवाया हुआ है, चांदी की मूठ लगी हुई है, वो उसको दिया जाता था, बहुत कुछ उसके साथ दिया जाता था, है ना? तो कर्ण छेदन वाले दिन सुनार ला करके इतनी सी तांबे की तार डालता था कार में, मगर उसके लिए उसको बहुत देते थे, कपड़ा देते थे, क्या क्या करते, बहुत कुछ उसको दिया जाता था। अब उसके संस्कार चलते जाते थे। हर संस्कार में हर कारीगर की कम से कम एक ज्यादा 5 चीज होती है। अब इसका विवाह करना है, विवाह के 1 साल पहले ही, विवाह तय होने के बाद ही अच्छा बाजे गाजे के साथ हर कारीगर के घर जाना पड़ता था इनको। हर कारीगर के घर जाकर के कि हमारा विवाह का काम चालू करो, ये उनको तिलक लगा के, कपड़ा दे करके, नारियल दे करके बोलना पड़ता था। तो वो लोग इनके घर के शादी का काम चालू करते थे, तैयारी करते थे विवाह का। भाई उनके शादी है, इनको पता चल जाता था, और कब है क्या है उस हिसाब से तैयारी करते थे। तो शादी के पहले हर कारीगर के घर को इनको जाना है,
कुम्हार के घर गए, मटका लेकर के आए, मटके आते हैं खूब। बढ़ाई के घर गए, कुछ ग्राम देवताओं की मूर्तियां लेकर के निकलते हैं, कुछ बाबू ये हर जाति वाले के घर जा करके उसकी चीजों को लेकर के आना है, बाजे गाजे के साथ उसका मान करके बजता, उसका कट्टम फटनम देने के बाद यहाँ पे एक दूजे करोड़ क्या बोलते हैं उसको, लद्दाख, जो गद्दी बिस्तर बनाने वाला है, तो उसके घर पे चरखा था। तो मैं गया एक दिन, मैं बोला मौला ये चरखा क्या काम का है, ये मेरे को दे दो, मैं अपने आश्रम में रख लूंगा। नहीं गुरुजी, ये हमारे खानदान की निशानी है, ये ऐसे थोड़ी दूंगा, तुम थोड़ी देर बैठो। बोले देखो इसका मजा मैं बताता हूँ। तो मैं वहां बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद में एक बाजे गाजे के साथ एक परिवार आया। आकर के वो इनके घर में आया, मौला भी पीटा लगाया, चरखा रखा, वो देख उस पे पीटे सर पे कपड़ा लगा के लपेट के बैठ गया। ये आए, उसको बोट्टू लगाए, उसका मांग के कपड़ा वपड़ा दिए, उसको देने के बाद ये क्या किया, उससे सूत निकाला, थोड़ा सा सूत निकाल के विवाह के कंकण तैयार किया, तो वो थाली में रखा। शादी में जो कंकण बांधा जाता है वो उसका हिस्सा होता है, वो बना के देता है हमेशा, जो गद्दी बिस्तर बनाने वाला है उसके वहां से। हमारी हर पूजा में हर जगह जो कच्चा सूत होता है, जो लपेटा जाता है, ये उसका हिस्सा है और वो बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, कच्चा सूत हो। तो वो कंकणम बना करके दिया। बोले देखो इतने से धागे के लिए मेरे को कितना मिलता है महाराज, और तुम बोलते चरखा मेरे को दे दो, मैं कैसे दूंगा, है ना। तो उस समय क्या होता था कि बच्चा जब होने के बाद करदोरा बांधना है उसकी कमर में, जब तक धोती बांधी जाती थी तो करदोरा बहुत जरूरी था, कॉपिन बांधने के लिए, ये सारी चीजों के लिए। तो करदोरा जो है मोलदारम, ये आता था जुलाहे के घर से। हालांकि हर घर में चरखा चलता था, वो बनता था, मगर ये लेना है जुलाहे के घर से। तो जुलाहे के घर पे गए, एक माप जवारी लेकर के जाती थी औरतें, वो वहां डाल दिए, तो वो इतना सा धागे का टुकड़ा लपेट के वहां रखता था, वो इसके कमर में बांधते थे। जिसको इतने से धागे के लिए इतनी जवारी मिल रही है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा उसको, किसी के वहां मिट्टी का इतना गुड़गी लाने जाएगा, वहां डाल के आ जाएगा, क्या करेगा संभाल के, क्योंकि फिर बाद में भी आने वाला ही है ना। तो जिसको ये पता है कि कल भी मेरे को मिलने वाला है, वो इकट्ठा नहीं करेगा कि कल भी हमको मिलने वाला है, वो तो इकट्ठा नहीं करे। जिसको ये कि कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये असुरक्षा का जो भाव है, ये जब आदमी के अंदर है तो ये इकट्ठा करने के चक्कर में आता है। असुरक्षा का भाव आदमी को इकट्ठा करने के चक्कर में डाल देता है, और सुरक्षा का भाव है अरे कल भी ये सब मिलने वाला है, तो क्यों इकट्ठा करेगा, वो इकट्ठा नहीं करेगा, वो तो देते जाएगा। और क्या है कि जैसे कि यहाँ हमारे पास नींबू का झाड़ है, वेंकटराव जी आते हैं एक बार, कई बार बोलते हैं वेंकटराव जी नींबू ले, नहीं मेरे घर पे है, मैं नहीं ले जाता नींबू। या जिसकी परिधि में है वो भी इनकार करता है कि नहीं, मगर जिसकी परिधि में नहीं है, जिसके घर पे नहीं है, या आसपास कहीं नहीं है, जिसकी पकड़ में नहीं है, ऐसा कोई आए, अरे नींबू ले जाओ, तो ले जाओ क्या गुरुजी, ले जाओ, वो उसको हिला वाला के कच्चे पक्के सब गिराता, वो सब इकट्ठा करके लेके जाता। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष उसकी परिधि में नहीं है, उसकी परिधि में नहीं रहने की वजह से इसके अंदर ये प्रवृत्ति पैदा हुई है, और जिसकी परिधि में ये चीज है वो देने पर भी नहीं देता, है ना। इसलिए गांव की समृद्धि यही है कि हर चीज उसकी अपनी परिधि में रहना चाहिए, ताकि किसी के अंदर इस तरह का कोई भाव ही पैदा ना हो, इकट्ठा करने का या चोरी करने का भाव ही पैदा ना हो। समृद्धि उसी को बोलते हैं ना, वो ना हो। अभी आज से एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले क्या था इस इलाके में, अब जैसे गोंड है, गोंडों की भाषा में कोई भी गाली नहीं है, गोंडी भाषा में 1-2 गाली ये लोग देते हैं तेलुगु, अभी गोंडी भाषा गाली नहीं है।
और कोई गोंड झूठ नहीं बोलता था। गोंड लोग तीन चीज नहीं किए, न गोंड कभी झूठ बोला, न गोंड की औरतें वेश्यावृत्ति करी, न गोंड चोरी करा, न गोंड भीख मांगा। भीख भी नहीं मांगा गोंड सड़क के ऊपर आकर के। ये तीन चार चीजें नहीं किया है कभी। जब आईटीडीए नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, उस समय पे ये लोग ऐसा दिए। आज ये तीनों चारों चीजें ये समाज में दिखाई देती। झूठ बोलना सबसे ज्यादा हो गया है। आज हर बच्चा झूठ बोलता है, भयंकर झूठ बोलता है, क्योंकि उस समय झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, आज झूठ बोलने की जरूरत है। तो जरूरत महसूस कर रहा है क्या झूठ के बिना चलेगा नहीं, और भयंकर झूठ बोल रहा है गोंड का बच्चा। स्कूलों में उनको सिखाया जाता है। जब से हॉस्टल वास्टल बने तो उसको पूछते हैं, वो अगर सोमवार को स्कूल खुल गया, वो गुरुवार के दिन आया है, पूछते हैं एपड़ा चिनौरा ये ने अच्छी चार कब सोमवार हम अच्छी नाउनू देख पे हाजिरी तब कोई तरी क्या बोलना है कि सोमवार को मैं आया हूं, नहीं तो हाजिरी कम हो जाएगी, फेल हो जाएगा तू करके वहां उसको झूठ बोलना सिखाते हैं। तुरंत उसको झूठ बोलना सिखाते हैं। कोई भी पूछा तो क्या बोलेगा, सोमवार को आया, आज आया नहीं बोलना, क्योंकि उससे इनके लोग हाजिरी डाल देते, वो पैसा वैसा लेना है इनको। तो वो पैसा वैसा लेने के लिए इसको झूठ बोलना सिखाते हैं बच्चे को। ऐसा वहीं से चालू हो जाता है। ये स्कूल में गया कि कोई भी झूठ बोलना चालू हो जाता है पूरा। और अजी ये गोंड अच्छा झूठ बोल रहे, खूब तकड़ा झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो इसके पहले एक दो पीढ़ी पहले, अरे झूठ बोला क्या, मैं गोंड हूं साफ बोलता था, गोंड झूठ नहीं बोलता था। ये लोगों को विश्वास था पूरा पक्का, और नहीं बोलता था। उस समय जरूरत नहीं थी, क्योंकि किसी और के साथ में लेने देने का व्यवहार नहीं था, कुछ नहीं था, तो झूठ काहे के लिए बोलना है ना। जैसे उसकी परिधि में सब कुछ अगर मिल रहा है तो चोरी का भाव क्यों पैदा होगा। जिसकी सारी परिधि में पकड़ में ये सारी चीजें नहीं है, उसके अंदर इस तरह की प्रवृत्तियां पैदा होती है। हर सारी चीज को अपनी परिधि में कायम कर लेना, ये समृद्धि है ना। तो हमारे गांव उस समृद्धि को बहुत बड़ा महत्व दिए थे। अभी जो कारीगर लोग है, जिसको इतने धागे के लिए इतनी जवारी मिल रही है, क्या करेगा। एक बार की बात है, यहाँ जिस कुम्हार के पास में बैठ के मैं काम करता था, उनके घर पे बैठा हुआ था। एक ब्राह्मणों का परिवार शादी के लिए आयरन कुंडल लेने आया। तो वो बेचारा तैयारी किया, रखा। रखने के बाद वो लोग आए, बाजे गाजे के साथ में आए, आके कुंभारनी का मान किए, उसको जो देना है कपड़ा उपड़ा दिए, और उसके बाद एक सूप में सीधा लाए थे, वो दिए, और ये बर्तन लेकर के चले गए। और दोपहर के समय पे उनके घर पे ही यहाँ के चर्मकार लोग, एक परिवार वही मटके देने के लिए आ रहा था, आयरन कुंडल। तो ये खूब कूद कूद के तैयारी कर रहा था, बड़े बड़े टोकरे रख रहा था वहां, जहां आता है। तो मैं बोला, मुमकिन काका सुबह भी आयरन कुंडल लेने आए लोग, अभी भी वही कुंडल को आ रहे हैं, सुबह तो ऐसी कोई तैयारी नहीं किया, वैसा कूद कूद के तैयारी कर रहे हो पूरी। उन्होंने देखो ना गुरुजी कैसा रहता है अभी। तो ये आए आयरन कुंडल के लिए, बाजे गाजे के साथ में खूब जोर से आए। आके ये भी कुम्हारनी का मान किए, कुम्हार के चाक की पूजा किए, टेक्निक की पूजा करना होता है हर एक को, पूजा करें, पूजा कर कुम्हारनी का मान करके इसको कपड़ा उपड़ा देके, फिर जो सीधा इनके घर से आया वो टोकरों में आया। एक टोकरे में गुड़, एक टोकरे में चावल, एक टोकरे में दाल, वो पूरा सीधा टोकरों में आया, और यहाँ टोकरों में डाला जा रहा है। देखो ऐसा आता है इनके घरों से, ऐसा सीधा आता है गुरुजी, चर्मकारों के घर से ऐसा सीधा आता है। और मैं सुबह, वो तो बहुत थोड़ा लाया, हाँ बोले मन के खाने वाला मेरे को क्या देता, वो खुद कैसा इकट्ठा करके लाया, वो बहुत बड़ी चीज है बोले, मगर ये तो राजा आदमी है, ये नहीं दिए तो कौन देता है। तो ठीक है ये बात। जब मैं हर्ष को बताया तो हर्ष एक किताब निकाला, ऊपर से किताब निकाल करके बताया कि बोलती ठीक यही बात लिखी हुई है, कोई अंग्रेज एक यूपी के गांव पर पूरा अध्ययन किया है। अच्छा, तो उसमें भी यही बात कि कुम्हार के घर जब ब्राह्मण जाता है तो
उसको बहुत कम देना पड़ता है, और दूसरी जाति वाला कोई जाता है तो उससे बहुत ज्यादा लिया जाता है। ये शोषण है बस। और वही बात यहां हुई, ये बोल रहा है कि मन के खाने वाला मेरे को क्या देता। तो ये जो दृष्टिकोण है ना, ये दृष्टिकोण में गड़बड़ रही है। हमारे बच्चे वो चीज पढ़ करके वही चीज मानते हैं। हमारी अपनी परिस्थितियां, हमारी अपनी व्यवस्था को नहीं मानते लोग, नहीं समझते। वही जब बोल रहा है, अरे गुरुजी वो तो मन के खाने वाला है, वो क्या देगा, कितना देगा, वो जो दिया बहुत है, मगर ये तो राजा है, ये नहीं दिए तो कौन देगा। मगर इस चीज को उस किताब में शोषण लिखा कि कुम्हार बहुत थोड़ा देता है, कहीं भी कोई चीज लाने गया, और बाकी जातियों को बहुत ज्यादा देना पड़ता है। इस तरह की असमानता की बात चलती है ना। अब ये जितने आधुनिक पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये असमानता की बात को बहुत मानते हैं। असमानता। हर्ष भी जब आया तो मैं उसको बोला कि जाओ पोले का त्योहार है, तुम जाकर के देख के आओ और लिख के आओ कि क्या है क्या नहीं है। तो ये गया, जाकर के पूरा बड़े गहराई से देखा, सब लिखा कि कितने कारीगरों का क्या क्या सामान उसमें लगता है, यूं है क्यों है। उसके बाद आने के बाद वो एक बात बोलता, बोली बाकी तो सब ठीक है, एक ही चीज एक ही जगह पे भेद नजर आया। तो क्या भेद नजर आ गया भाई तुम्हारे को? नहीं, हमको तो वो लोग घर के लोग एक एक केला दिए और बाजा बजाने वाले को आधा आधा केला दिए, ये भेद नजर आया। मैं बोला ये तरह के भी भेद होते हैं क्या? ये भेद नजर आया। वही बात बोलता है। मैं बोला इसको भेदभाव बोलेंगे क्या? घर में है या नहीं है, तुम तो मेहमान थे, तुमको तो देना ही है। हाँ, और उसको दे दिए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैसा देने के बाद क्यों देना है? ये सब ये तो पैसा दे रहा है तो क्यों देना है? तो ये ऐसी जगह पर भी भेद देखते हैं कि ये ऊपर क्यों बैठा है, ये नीचे क्यों बैठा है, ये भेद है। कोई आ जाए तो यहाँ तो यही बात होगी कि यहाँ तो बहुत बड़ी असमानता है। एक जना ऊपर बैठ के बातें मार रहा है, दूसरे नीचे बैठ करके सुन रहे हैं। ये असमानता है। हमारे पास में समान बंटवारे को कभी भी महत्व नहीं रहा। समान नहीं, उचित बंटवारा कैसे होता है कि जहां 4 दोस्त है, एक ही उम्र के दोस्त है, 5 रोटी मिल जाए तो एक एक रोटी रख के एक रोटी के 4 टुकड़े करके समान बांट लेंगे। ये समान लोगों में चलता है। अब हमारी भोजनशाला में अगर हम खाना खाने बैठे हैं, एक बूढ़ा बैठा है, एक औरत बैठी है, एक बच्चा बैठा है, एक जवान बैठा है, तो क्या इन सबके सामने समान खाना डाल देंगे क्या? इन सबके सामने समान खाना नहीं बांटा जाएगा। कौन कितना क्या खाएगा उस हिसाब से उसके सामने रखा जाता है। वो उचित है, समान नहीं है मगर उचित है, सही बंटवारा है वो। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास यहाँ घर का बंटवारा या संपत्ति का बंटवारा या कोई भी बंटवारा होता है, तो बंटवारे के पहले कर्तव्य का बंटवारा होता है, जिम्मेदारी का बंटवारा होता है। 4 भाई है तो जमीन संपत्ति बांटना है, तो बड़े लोग सब बैठेंगे, बड़े लोग पंचायत लगा के बैठेंगे, वो करेंगे बंटवारा। उसको ये लोग मानना पड़ता है। वो बराबर देखेंगे कि जमीना कैसी है, क्या कैसी है, फिर ये लोग कैसे है। तो उसके बाद संपत्ति का बराबर समान बंटवारा होने के बाद ये 3 भाइयों को एक हिस्सा बड़े भाई को देना पड़ता है। उसको तुम्हारे वहां बड़भाग बोला जाता है, यहाँ अग्रभाग बोला जाता है, अग्रपाल बोला जाता है। वो देना पड़ता है, क्योंकि संपत्ति के बंटवारे के पहले कर्तव्य का बंटवारा होता है कि बहनें आएगी, मामा का फर्ज कौन निभाएगा, बहनें आएगी, उसका सब कुछ कौन करेगा, भांजों के कार्यक्रम, मामा का धर्म कौन निभाएगा, पितृ कर्म है, श्राद्ध कर्म है, ये कौन करेगा, गांव की सभाओं में कौन खड़े रहेगा। ये सारी चीजों की जो जिम्मेदारी रहता है, ये तीनों उसको एक भाग देना पड़ता है, क्योंकि अब वो सब करने की फिर इनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो सब वो करेगा। वो करना है तो कहां से करता फिर? तो इसलिए इनको एक अग्रपाल बोलते हैं यहाँ पे,
ज्येष्ठ भाग भी बोलते हैं, वो बड़े भाई को देना पड़ता है, क्योंकि उसको ये सारे कार्यक्रम करना है पूरे, इसलिए वो दिया जाता है। ये आज की दृष्टि में समान बंटवारा नहीं है, मगर हमारी दृष्टि में ये उचित बंटवारा है, सही बंटवारा है। तो हमारे पास समानता को इतना बड़ा महत्व नहीं दिया है, सही उचित होना है, सही होना है, उस चीज को ज्यादा महत्व दिया गया है कि किसको कितना। अभी क्या होता है, हॉस्टलों में समान होता है, इतने ग्राम खाना सबको हर एक को तय होता है, 10वीं के बच्चे को भी और 6वीं के बच्चे को भी एक समान होता है। ये छोटा है वो इतना दांडगा है, दोनों का खाना एक समान होता है क्या? इतने ग्राम बनाना है, इसलिए हॉस्टलों में अनाज बहुत वेस्ट होता है। देखो अब यहाँ इतने थैले भर भर के लाके भैंसों को खिलाते हैं, ये बच्चों की बात है ना। यही बच्चे घर में रहेंगे तो एक दाना वेस्ट नहीं होता है, फेंका नहीं जाता है, और यहाँ फेंका जाता है, क्योंकि यहाँ हर एक के लिए सामान तोल के दिया जाता है कि इतना पकाना है भाई, उतना खा तो नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, फिर ला दो। ये समानता का पागलपन है ना लोगों को, जिसके चक्कर में ऐसा बहुत नुकसान हो रहा है।